रीविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं जिनका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जो सच कहूं तो सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक साथी जैसी है। किताब का नाम है द बुक ऑफ अवेकनिंग और लेखक है मार्क नेपो। और इसका जो उपशीर्षक है वो ही अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी है। हाँ, हैविंग द लाइफ यू वांट बाय बीइंग प्रेजेंट टू द लाइफ यू हैव। बिल्कुल, यानी जो जिंदगी आप चाहते हैं उसे पाने का रास्ता कहीं और से नहीं, बल्कि उसी जिंदगी में पूरी तरह मौजूद रहने से गुजरता है जो आपके पास अभी है। और इसकी बनावट भी मुझे बहुत दिलचस्प लगी। ये कोई कहानी नहीं है जिसे आप एक बार में पढ़ लें। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक डे बुक है। मतलब साल के हर दिन के लिए 365 डेज के लिए एक छोटी सी, कह सकते हैं, एक एंट्री है। एक सोच या एक कहानी। हाँ, ये एक ध्यान करने लायक विचार। लेखक खुद इसे एक आत्मा मित्र या सोल फ्रेंड कहते हैं, जो रोज सुबह आपको एक नई नजर से दिन देखने में मदद करता है। और इसका असर भी जबरदस्त रहा है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर रही है। ओपरा विनफ्रे ने इसे सराहा है। और मशहूर एक्ट्रेस जेमी ली कर्टिस ने तो इसकी प्रस्तावना में यहाँ तक लिखा है कि ये वो एक किताब है जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। ये काफी बड़ा दावा है ना? बहुत बड़ा। और ये दावा खोखला नहीं लगता जब हम लेखक की अपनी कहानी जानते हैं। मार्क नेपो एक कवि और दार्शनिक हैं, लेकिन उन्होंने ये किताब तब लिखी जब वो अपने 30 के दशक में कैंसर से जूझ रहे थे। ओहो। उन्होंने उस दौर को हर चीज के किनारे पर जीना कहा है। वाह। और जब कोई इंसान मौत को इतने करीब से देखता है तो जिंदगी के मायने ही बदल जाते हैं। वो जो अनुभव है वो इस किताब के हर शब्द को एक गहरी सच्चाई और प्रामाणिकता देता है। सही कहा। मतलब ये किसी फिलॉसफी क्लास का लेक्चर नहीं, बल्कि जिंदगी की आग में तपी हुई बातें हैं। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि ये किताब असल में है किसके लिए? क्या ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो किसी, आप कह सकती हैं, बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं? मुश्किल से गुजर रहे लोगों के लिए तो ये यकीनन एक मरहम की तरह है, लेकिन इसका दायरा उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये हर उस इंसान के लिए है जो रोजमर्रा की भाग दौड़ में कहीं खोया हुआ महसूस करता है। जो सुबह उठता है, काम पे जाता है, घर आता है और फिर एक पल को सोचता है, क्या क्या बस यही है जिंदगी? ये उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी से, अपनी आत्मा से फिर से जुड़ना चाहते हैं। मतलब वो लोग जो शायद अपनी 9 to 5 की नौकरी में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, या किसी बड़े बदलाव के बीच खड़े हैं, जैसे कोई रिश्ता टूटा हो या करियर बदल रहा हो। हाँ, और उनके लिए भी जो बस इंसान होने के रोजमर्रा के संघर्ष से थक गए हैं। जेमी ली कर्टिस ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि ये किताब उम्र, धर्म या राजनीति की सीमाओं से परे है। क्यों? क्योंकि ये हम सब के अंदर के सत्य साधक से बात करती है। हम सब कहीं ना कहीं गहरे में एक अर्थ और एक सुकून की तलाश में हैं, और एक किताब उस तलाश में एक भरोसेमंद गाइड की तरह काम करती है। और ये भारी भरकम ज्ञान नहीं देती? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ज्ञान की छोटी छोटी असरदार खुराक देती है, जिसे आप अपनी सुबह की चाय के साथ ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी कुछ मुख्य शिक्षाओं में उतरते हैं। आपने कहा कि इसमें 365 एंट्रीज हैं, तो जाहिर है हम सब पे तो बात नहीं कर सकते, पर वो कौन सी बड़ी बातें हैं जो इस किताब की आत्मा को दर्शाती हैं? अगर मुझे कुछ चुनना हो तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी विचार है अपनी असलियत को पहचानना, और सिर्फ पहचानना नहीं, बल्कि उसे बिना किसी शर्म के जीना। किताब में तालमुद की एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। एक बुजुर्ग रब्बी थे, अकीबा। वो अपनी मृत्यु शैया पर बहुत दुखी थे। अच्छा। तो उनके शिष्य ने पूछा, आप इतने दुखी क्यों हैं? अकीबा ने कहा, मुझे डर है कि जब मैं ईश्वर के सामने जाऊंगा तो वो मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि अकीबा तुम मूसा क्यों नहीं बन पाए। तो फिर क्या पूछेंगे? बल्कि वो पूछेंगे, अकीबा तुम अकीबा क्यों नहीं बन पाए। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों से अपनी तुलना करने में निकाल देते हैं, उसके जैसा सफल, उसके जैसा सुंदर, उसके जैसा शांत। हाँ, और हम ये भूल ही जाते हैं कि हमें तो सिर्फ वो बनना था जो हम हैं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और मजेदार विचार है, अपने हरे बाल दिखाओ। अपने हरे बाल दिखाओ? इसका क्या मतलब है? मतलब हम सब में कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमें बाकियों से अलग बनाता है, हमारे हरे बाल। लेकिन समाज के डर से हम उसे छिपाते हैं, डाई कर लेते हैं, ताकि हम भीड़ में फिट हो सकें। सही है। किताब कहती है कि जिस पल हम ये मानने लगते हैं कि हम जैसे हैं वैसे काफी नहीं है, उसी पल हम अपनी कीमत खो देते हैं। अपनी असलियत को अपनाना ही एक्चुअली आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल दुनिया में खुद की सच्चाई के साथ जीना, मतलब अपने हरे बाल दिखाना, क्या मुश्किल नहीं है?
समाज तो हमें जज करता है। बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। और किताब ये नहीं कहती कि ये आसान है, लेकिन वो ये जरूर कहती है कि किसी और का मुखौटा पहनकर जीने का जो बोझ है वो उससे कहीं ज्यादा भारी है। तो ये एक चुनाव है। क्या हम दूसरों की स्वीकृति के लिए अपनी आत्मा का सौदा करना चाहते हैं या अपनी सच्चाई के साथ खड़े होने का जोखिम उठाना चाहते हैं? और मजे की बात यह है कि अक्सर जब हम हिम्मत करके अपने हरे बाल दिखाते हैं तो हम पाते हैं कि दुनिया में और भी बहुत से हरे बालों वाले लोग हैं जो बस हमारी ही तरह किसी के पहला कदम उठाने का इंतजार कर रहे थे। एग्जैक्टली। और खुद को अपनाने के सफर में दर्द तो आता ही है, मुश्किलें आती हैं। यहीं पर शायद इस किताब की दूसरी बड़ी सीख काम आती है, जो दर्द को देखने का नजरिया बदलने की बात करती है। हाँ, और इसके लिए किताब में एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। एक गुरु अपने शिष्य को एक मुट्ठी नमक देते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि इसे एक गिलास पानी में खोलो और पियो। शिष्य वैसे ही करता है और जाहिर मुंह बनाते हुए कहता है, ये तो बहुत कड़वा है। हाँ, खारा पानी। फिर गुरु उसे एक झील के पास ले जाते हैं और कहते हैं, अब इतनी ही मुट्ठी नमक इस झील में डालो और इसका पानी पियो। शिष्य पानी पीता है और कहता है, ये तो मीठा और ताजा है। और इसे नमक का स्वाद बिल्कुल पता नहीं चला होगा। बिल्कुल। गुरु समझाते हैं, जिंदगी का दर्द उस नमक की मुट्ठी की तरह है, उसकी मात्रा उतनी ही रहती है, उसका कड़वापन इस बात पर निर्भर करता है, मतलब कि तुम उसे कितने बड़े बर्तन में डाल रहे हो। वाह। अगर हमारा दिल और हमारा नजरिया एक गिलास जितना छोटा और बंद है तो छोटी सी तकलीफ भी हमें कड़वाहट से भर देगी। लेकिन अगर हम अपने दिल को एक झील की तरह विशाल और खुला बना लें तो वही दर्द हमें डुबो नहीं पाएगा, वो बस उसमें घुल जाएगा। ये मिसाल बहुत शक्तिशाली है, लेकिन फिर वही सवाल मन में आता है, कोई अपने दिल को गिलास से झील कैसे बनाए? जब असल में तकलीफ होती है तब ये फिलॉसफी कैसे काम करती है? कहना तो आसान है। और ये बहुत ही वाजिब सवाल है। किताब इसका कोई जादुई फॉर्मूला नहीं देती, लेकिन इशारे जरूर करती है। दिल को बड़ा करने का एक तरीका है अपने दर्द से बाहर निकलकर दूसरों के दर्द को देखना। जब हम समझते हैं कि दुख और तकलीफ सिर्फ हमारे जीवन का नहीं बल्कि मानव अनुभव का हिस्सा है, तो हमें अकेलापन कम महसूस होता है। दूसरा तरीका है प्रकृति से जुड़ना, किसी ऐसी चीज से जो हमसे बहुत बड़ी है, जैसे पहाड़, समंदर, आसमान। हाँ, ये हमें हमारी समस्याओं के छोटेपन का एहसास कराता है। और सबसे जरूरी, आभार या कृतज्ञता का अभ्यास। जब हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास हैं, बजाय उनके जो नहीं हैं, तो हमारा नजरिया अपने आप बड़ा होने लगता है। शायद दिल को बड़ा बनाने का एक तरीका वो बोझ नीचे रखना भी है जो हम उठाए फिरते हैं। बिल्कुल। क्योंकि अगर गिलास पहले से ही पुरानी शिकायतों से भरा हो तो उसमें ताजे पानी की जगह कहाँ होगी? ये मुझे किताब की तीसरी सीख पर ले आता है। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। किताब में रॉबर्ट नाम के एक व्यक्ति की कहानी है जो अपने हाथ में पेंट के कई डब्बे, ब्रश, तारपीन का तेल, पुराने कपड़े, सब कुछ एक साथ लाद कर घर का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। मतलब पूरी तैयारी के साथ। हाँ, और वो चाबी निकालने के लिए हाथ बढ़ाता है, संतुलन बिगड़ता है और जाहिर है सारा पेंट उसी के ऊपर गिर जाता है। ये तो हम सब अपनी जिंदगी में करते हैं ना। बस पेंट के डिब्बों की जगह हमारे हाथ में पुरानी बातें, गुस्सा, अफसोस और अधूरी कहानियां होती हैं। ठीक यही, हम एक नए रिश्ते में, एक नई नौकरी में या बस एक नए दिन में दाखिल होना चाहते हैं, लेकिन अपना सारा पुराना सामान कस कर पकड़े हुए। हम चाहते हैं कि दरवाजा भी खुल जाए और हमारा सामान भी न छूटे। हाँ, और किताब हमें आगे बढ़ने का एक बहुत सरल क्रम सिखाती है। इकट्ठा करो, तैयारी करो, नीचे रखो और फिर प्रवेश करो। कुछ भी नया शुरू करने से पहले पुराना बोझ नीचे रखना ही पड़ता है। पर क्या हर बोझ नीचे रखा जा सकता है? मेरा मतलब, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ रिश्ते, कुछ पुरानी दर्दनाक यादें तो हमारा हिस्सा होती हैं। किताब इस बोझ और जिम्मेदारियों में क्या फर्क बताती है? ये एक महत्वपूर्ण बारीकी है। किताब ये नहीं कहती कि अपनी यादों को मिटा दो या अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाओ। नीचे रखने का मतलब भूलना नहीं है, बल्कि उस बोझ को अपनी पहचान बनाने से रोकना है। अच्छा, इसमें फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। फर्क है ये कहने में कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था, और ये कहने में कि मैं एक टूटा हुआ इंसान हूं। पहला एक अनुभव है, दूसरा एक पहचान। किताब हमें उस अनुभव को नीचे रखने के लिए कहती है ताकि हम उसे हर नए दरवाजे के अंदर अपने साथ घसीटकर न ले जाएं। समझ गई। और ये बोझ अक्सर हमारी अपनी बनाई हुई सीमाएं भी तो होती हैं, है ना? वो अदृश्य दीवारें। ये आपके चौथे मुख्य विचार से जुड़ा है। हाँ, टैंक में जीवन।
एक बहुत ही मजेदार और सटीक सादृश्य है। कल्पना कीजिए कि कुछ मछलियां अपनी पूरी जिंदगी एक छोटे से एक्वेरियम या टैंक में गुजारती हैं। ठीक है। एक दिन आप उन्हें वहां से निकालकर एक बड़े बाथटब में छोड़ देते हैं। अब उनके पास तैरने के लिए 10 गुना ज्यादा जगह है। लेकिन वो क्या करती हैं? क्या? वो बाथटब के कोने में जाकर बस उतने ही हिस्से में तैरती रहती है जितना बड़ा उनका पुराना टैंक था। ओ, और ये हम इंसानों पर कितना कितना सटीक बैठता है। हमें बचपन से कुछ मान्यताओं, डरों और सीमाओं के टैंक में रहने की आदत डाल दी जाती है। तुम ये नहीं कर सकते, लोग क्या कहेंगे। ऐसा करना खतरनाक है और नतीजा ये होता है कि जब जिंदगी हमें आजादी और संभावनाओं का पूरा समंदर देती है, तब भी हम अपने उसी छोटे से जाने पहचाने दायरे में कैद रहते हैं। बिल्कुल, हम अपने अदृश्य टैंक को अपने साथ लेकर घूमते हैं। ये किताब हमें उन दीवारों पर सवाल उठाने के लिए उकसाती है, ये पूछने के लिए कि ये सीमा किसने बनाई, क्या ये सच है, क्या होगा अगर मैं इससे 1 इंच बाहर कदम रखूं। ये हमें याद दिलाती है कि आजादी से तैरना हमारा स्वभाव है, कैद में रहना नहीं। सही कहा। तो इस टैंक की दीवारों को पहचाने कैसे? अक्सर तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम कैद हैं। इसका रास्ता है जागरूकता। जब भी आप खुद को ये कहते हुए पाएं, मैं ये नहीं कर सकता या ये मेरे बस का नहीं है, तो एक पल रुककर पूछें, ये आवाज किसकी है? क्या ये मेरी अपनी सच्चाई है या किसी और का दिया हुआ डर है जिसे मैंने अपना मान लिया है? पास जाकर उसे छूने की हिम्मत करनी है। तो अगर हम अपनी असलियत को पहचानें, दर्द को सही नजरिए से देखें, पुराना बोझ उतार दें और अपनी बनाई सीमाओं को तोड़ दें, तो हम पहुंचते कहाँ हैं? शायद यहीं पर किताब का 5वां और सबसे जरूरी संदेश आता है, वर्तमान क्षण में जीना। बिल्कुल, ये सब कुछ हमें इसी एक बिंदु पर लाता है। किताब अनमोल मानव जन्म की बात करती है। यह हमें याद दिलाती है कि चेतना के साथ एक इंसान के रूप में जन्म लेना कितना दुर्लभ और कीमती है। कोई गारंटी नहीं है कि हमें ये मौका दोबारा मिलेगा। कोई गारंटी नहीं। और क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, किताब कहती है, जो अभी जानना है उसे अभी पूछो, जो महसूस करते हो उसे अभी कहो, जिससे प्यार करते हो उसे अभी प्यार करो। ये बात इतनी सीधी सादी है, पर हम इसे रोज भूल जाते हैं। हम हमेशा सही समय का इंतजार करते रहते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि कल का इंतजार करने में हम आज को खो देते हैं। जिंदगी उन बड़े बड़े पलों का नाम नहीं है जो शायद कभी भविष्य में आएंगे। नहीं, जिंदगी यही पल है। ये सांस जो हम ले रहे हैं, ये बातचीत जो हम कर रहे हैं, इस पल में पूरी तरह मौजूद रहना ही जागृति है। तो इन सब बातों को समेटते हुए इस किताब का सार क्या है? ये कोई रातों रात जिंदगी बदलने वाला फॉर्मूला तो नहीं दे रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इसकी खूबसूरती है। ये कोई बड़ा नाटकीय बदलाव माने का दावा नहीं करती। ये रोजमर्रा के जीवन में छोटी छोटी जागृति लाने की बात करती है। साधारण में असाधारण को खोजना। क्या खूब कहा। ये वही कला सिखाती है। आपकी सुबह की पहली चाय के कप में, खिड़की से आती धूप में, किसी अपने की मुस्कान में, उन छोटे छोटे पलों को संजोना सिखाती है, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो इसका मूल संदेश यही हुआ कि हम जो जिंदगी चाहते हैं वो हमें कहीं बाहर या भविष्य में नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। वो हमें इसी जिंदगी में जो हमारे पास अभी है पूरी तरह मौजूद रहकर ही मिल सकती है। आपने इसे बिल्कुल सही शब्दों में कहा। ये एक तरह से उन परतों को हटाने की यात्रा है जो समाज, अनुभव और हमारे डर हम पर चढ़ा देते हैं, ताकि हम अपने उस असली वास्तविक स्वरूप तक पहुंच सकें जिसके साथ हम पैदा हुए थे। अपनी ही आत्मा का साथी बनने का एक निमंत्रण। बिल्कुल। और शायद सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये हमें याद दिलाती है कि हम अपने संघर्षों को असफलता के तौर पर न देखें, बल्कि उन्हें खुद को और ज्यादा संपूर्ण बनाने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा माने। हर ठोकर, हर दर्द हमें कुछ सिखाता है, हमें तराशता है। ये एक खूबसूरत याद दिलाती है कि हम सभी इस यात्रा पर सत्य के साधक हैं और शायद ये यात्रा ही मंजिल है। ये था आज का विश्लेषण। हालांकि ये चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन ये इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा सुनना चाहते हैं।